सभी श्रोताओं को नमस्कार। आकाशवाणी समाचार गांगटॉक का अंतर्वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अशोक कुमार, हेड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र सिक्किम का प्रमुख। और आज हम लोग चर्चा करेंगे रेवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग विद स्पेशल फोकस टू सिक्किम अंडर मोदी लेड गवर्नमेंट। सर, आकाशवाणी समाचार गांगटॉक का स्टूडियो में मैं आपको हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, पहले हमको बताइए कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारतीय कृषि, विशेषकर जैविक खेती के क्षेत्र में हुए समग्र परिवर्तन का आप किस प्रकार से आकलन करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ सिक्किम में बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। 2003 से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। ऑलरेडी यहाँ के प्रदेश सरकार ने इसमें बहुत इंटरेस्ट लेके काम शुरू किया था, सारे इनिशिएटिव इन्होंने किया था। बट मेजर जो चेंजेस आए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग स्पेशली सिक्किम के लिए, आपको पता होगा कि ये 2016 में जाके स्टेट ऑर्गेनिक घोषित किया गया है। तो जो गवर्नमेंट रही है, इसका पूरा श्रेय जाता है कि इसमें केंद्र सरकार का पूरा रोल रहा है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने को, इसको वैश्विक स्तर पे ले जाने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सर, सिक्किम विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना है, जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे। और भारत के अन्य राज्य, स्पेशली उत्तर पूर्वी जो बाकी राज्य है, अष्टलक्ष्मी का बाकी जो स्टेट्स है, इन राज्यों को सिक्किम का इस सफलता से क्या सीख मिल सकता है? सिक्किम ऑर्गेनिक जाने के लिए सबसे परफेक्ट स्टेप 2003 में जो शुरू किया था, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि देखिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में अभी हम लोग वैसे भी फर्टिलाइजर, केमिकल्स का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सहायक कदम होता है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम आता है। अगर आप कोई केमिकल या फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं तो उसको ऑर्गेनिक कन्वर्जन, जो एक हम लोग बोलते हैं 3 साल का पीरियड होता है, जहाँ पे फुल्ली इनऑर्गेनिक हो रहा है, उसको कन्वर्ट करने में 3 साल का पीरियड लगता है। उसके बाद जाके मिट्टी जो होती है 3 साल के बाद ऑर्गेनिक बोली जाती है। तो यहाँ पे बहुत कम मात्रा में फर्टिलाइज़र, केमिकल यूज़ करने की वजह से जो हमारे ऑर्गेनिक इनपुट हैं उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए अगर हम उत्तर पूर्वी प्रदेशों को ऑर्गेनिक की तरह प्रमोट करते हैं तो उसमें हमें बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन ऑलरेडी यहाँ की ज़मीन में है, क्योंकि हमारे पास जंगल बहुत हैं, पत्तियाँ गिरती हैं, सड़ती हैं, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन इनरिच होता है हर साल। तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपके सॉइल में ज़्यादा है तो उसको हम मोबिलाइज करके प्लांट को अवेलेबल फार्म में दिलाते हैं, जो माइक्रोब्स या बायो फर्टिलाइज़र इस तरह की चीज़ों से हम फुलफ़िल कर लेते हैं। बहुत अच्छी चीज़ पूरे नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में क्या है कि वही जो फर्टिलाइज़र, केमिकल यूज़ नहीं किए हैं, तो इससे हम जो ऑर्गेनिक इनपुट डालेंगे उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, सबको अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ ले जाना चाहें तो एक बहुत सराहनीय कदम होगा। सर, एक मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दैट इज MOVCDNER, काफ़ी महीने से चर्चे में है और हेडलाइन में भी आ रहा है। स्पेशली सिक्किम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों को जो कृषक है, ये कृषक समुदाय के लिए ये स्कीम कैसे ये लोग लाभान्वित हो रहे हैं? स्कीम से ये स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के किसानों को और उनको प्रमोट करने के ही लिए बनाई गई है। क्योंकि इसमें कई सारे स्टेप्स आते हैं। जैसे शुरू में अगर कोई इंटरेस्टेड किसान है जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की तरफ से जाना चाहता है, तो उसमें होता क्या है कि 3 साल का आपका कन्वर्जन पीरियड होता है। और वो कन्वर्जन पीरियड शुरू होता है कि कोई ऑथराइज इम्पैनल्ड एजेंसी होती है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करती है, तो उसके अंडर, उसकी देख रेख में वो इंस्पेक्शन शुरू होता है और 3 साल का कन्वर्जन पीरियड कंप्लीट किया जाता है। तो कोई भी इम्पैनल्ड फॉर्म है तो उसका चार्ज करती है, तो किसान अपने लेवल से बहुत ज़्यादा तो वहन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए उसमें सपोर्ट दिया जाता है MOVCD के थ्रू, जो केंद्र सरकार की स्कीम है। तो ये 2-4 महीने की बात नहीं है, बहुत पहले से ये जितना ऑर्गेनिक सिक्किम में हुआ है, फाइनेंशियल सपोर्ट मैक्सिमम मेजर सपोर्ट है MOVCD का।
जिसकी वजह से ऑर्गेनिक आज के दिन में ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर होने में सफल रहा है। तो इसकी बहुत सारी स्कीम है जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाई गई हैं। ये मैदानी इलाकों में आपको ये स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये केवल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ये स्कीम है और स्पेशली ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए है। सर, आदरणीय प्रधानमंत्री सरकार गठन करने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड चालू किए थे जिसमें फार्मर को काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। और सर, इस पे आपका राय जानना चाहते हैं कि ये सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे और भी जो कई सारे योजनाएं हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे लाभान्वित कर रहा है? सॉइल हेल्थ कार्ड जहाँ तक बात करें तो सॉइल हेल्थ कार्ड खेती के लिए सबसे पहला कदम है। जैसे हम देखते हैं कि एक जगह पे कोई ऑर्गेनिक इनपुट देना है, गोबर की खाद अगर देनी है तो हम वहाँ पे 10 किलो भी खाद देने से काम चल जाता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में हो सकता है न्यूट्रिशन अच्छा खासा हो। दूसरी जगह हम अगर 10 बोरे भी खाद देते हैं, मतलब 100 केजी भी खाद दे देते हैं अगर, तो वहाँ पे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता है। क्यों? कि हमारी मिट्टी जितनी है हर जगह पे इसका न्यूट्रिशन का वेरिएशन होता है। सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस वेरी करता है हर जगह। तो इवन एक ही खेत में एक पार्ट में न्यूट्रिएंट का स्टेटस कुछ और होगा, दूसरे पार्ट में कुछ और होगा। तो इसमें सॉइल सैम्पलिंग किया जाता है, तो एक पार्टिकुलर ग्रेड बना के वहाँ का न्यूट्रिएंट स्टेटस लिया जाता है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि उस खेत में कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है जो हमें खेत में देना है। मान लीजिए उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में, ऑर्गेनिक कार्बन भरपूर मात्रा में है, तो ये सब उतना देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जिस चीज़ की कमी है केवल वो खाद देनी है आपको। तो इससे क्या है कि जो इनपुट कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसमें पैसा खर्चा होता है, तो बेकार की चीज़ें खरीद के उसमें डालने से क्या है कि एक किसान का नुकसान होता है। और ये सॉइल हेल्थ कार्ड बनने के बाद आपको पता होता है कि आपको क्या डालना है। हो सकता है उसमें कई सारी ज़मीनें होती हैं जिसमें जिंक और बोरान की कमी होती है, जिससे बहुत सारी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आती है। उन जगहों पे बहुत कम मात्रा में इन सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनको बोला जाता है, तो इनकी भी ज़रूरत होती है। तो अगर वो थोड़ी सी भी नहीं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना खूब खाते हैं लेकिन मल्टीविटामिन नहीं यूज़ करते हैं। किसी आदमी को हेल्थ इशू आता है और कमज़ोर लगता है, हो सकता है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट कमी हो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन उसकी वजह से वो चाहिए ही चाहिए। उसकी वजह से बाकी और चीज़ें हैं वो अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। तो इससे ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो किस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, ये मेजर न्यूट्रिएंट तो डालना ही होता है किसी फार्म में, ऑर्गेनिक फार्म में या जैसे भी करके। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट स्पेशली जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है उसमें आपको पता होता है कि किस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है और क्या कमियां हैं और उस पर्टिकुलर खेत में क्या डालना है आपको। तो इससे क्या है कि रिसोर्सेस, आपको इनपुट के रिसोर्सेस कम लगेंगे और फसल जो है अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी उसमें। सर, कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने जैविक कृषि को मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के किस प्रकार योगदान दिया है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें एक चीज़ ये देखना है कि पेरिशेबल प्रोडक्ट, जी, जैसे हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे सब्जियाँ यूज़ करते हैं, ताज़े फल यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोकल लेवल में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर लोकल लेवल में इसका अवेयरनेस नहीं है, उसको मान लीजिए डिस्टेंट मार्केट में आपको भेजना है दूर, जहाँ पे उसका वाजिब दाम मिलेगा। जैसे हमें अभी टमाटर का दाम ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन जो मेन सीजन होता है उसमें तो बहुत कम मिलता है। और यहाँ पे तो हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ऑर्गेनिक करके और मैदानी इलाकों में जो टमाटर की पैदावार हो रही है उसी के दाम में अगर बेचेंगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, श्रम का कोई मूल्य नहीं मिलेगा। जी, अगर ऑर्गेनिक हम कर रहे हैं तो उसका दाम भी मिलना चाहिए ऑर्गेनिक के हिसाब से। तो हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें, पहली चीज़ तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें जो दूर तक डिस्टेंट मार्केटिंग में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत दिनों तक ख़राब ना हो। जैसे यहाँ पे कई सारे फलदार पौधे हैं, जैसे चेस्टनट और वालनट को ओखर बोलते हैं, च्यूरी है। इन सब चीज़ों को स्पेशली दो, चेस्टनट, वालनट, कटूस और ओखर,
ये 2 फसल ऐसी हैं, फलदार फसलें ऐसी हैं कि इनको आप छोटे स्तर पे, मतलब पौधों की हाइट छोटी करके, उसकी तकनीकी हम लोग देख रहे हैं कि छोटे करके उसका कमर्शियल खेती कर सकते हैं। जैसे आम हुआ करता था पहले, जंगलों में हुआ करता था, लेकिन ग्राफ्टिंग करके उसको छोटा बनाया गया, अभी कमर्शियल खेती की जा रही है उसकी। ऐसे ही ऑर्गेनिक में बढ़िया मुनाफा लेने के लिए हमें करना क्या है कि जो हमारे लोकल रिसोर्सेस हैं, जैसे चेस्टनट, वॉलनट, कटूस और ओखर, इनको किसी तरीके से फलों की लंबाई, पौधों की लंबाई छोटी करनी है और उसको कमर्शियल कल्टीवेशन के इसमें लाना होगा। और उसमें फ़ायदा क्या होगा कि क्योंकि ये नट्स हैं, एक बार हार्वेस्ट करने के बाद इसको प्रोसेस करके आप इवन 6 महीने, साल भर तक रख सकते हैं और विदेश के मार्केटों में इनका बहुत अच्छा दाम मिलेगा। जैसे हम लोग अमेरिका से अभी वॉलनट, आलमंड वगैरह मंगाते हैं, तो हमें सिक्किम से अपना ओखर बोल सकते हैं, कटूस बोल सकते हैं, सिक्किम का स्पेशल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा स्टेट टोटली ऑर्गेनिक है, तो इनका बहुत प्रीमियम प्राइस मिल सकता है। तो इस बारे में ध्यान दें। और अभी हम बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर का। जी सर। बाकी जो पेरिशेबल चीज़ें हैं उनको वैल्यू एडिशन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, जैसे हमें टमाटर जिस सीज़न में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसको क्या करेंगे, बहुत कम दाम में बेचना अच्छी बात नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, टमाटर से केचप बना लिया, सॉस बना दिया, ऑर्गेनिक केचप सॉस, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जो टमाटर 10 दिन में ख़राब होने वाला है, आपको 6 महीने रख सकते हैं उसको। और उसका मूल्य भी सर आपको मिलना चाहिए, वो तो कृषक के लिए भी जी, फायदेमंद है। मूल्य तो तभी मिलेगा, ये निगोशिएशन पे चलता है सारा कुछ। तो प्रोडक्ट जितने दिनों तक आप रख सकते हैं अपने पास। अभी आज के दिन में आप फूल गोभी लेके जाइए मार्केट में, 1 हफ्ते तक नहीं बिका तो क्या होगा, सड़ जाएगा। उसको वापस भी लाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों पे या तो आप उस तरह के प्रोडक्ट डेवलप कीजिए, जैसे हमने बताया कटूस और ओखर, ये 2 चीज़ें हो गई जिसको आप थोड़ी सी भी प्रोसेसिंग करके बहुत दिनों तक रख सकते हैं। जो पेरिशेबल प्रोडक्ट हैं उनकी प्रोसेसिंग कीजिए। प्रोसेसिंग करने के बाद, जैसे एक पेरिशेबल प्रोडक्ट आपका हल्दी है, हल्दी खोदते हैं, उसका डिहाइड्रेट करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, फिर पाउडर बना देते हैं। पाउडर बना दिया तो उसको आप साल भर रख सकते हैं जी। तो उसको आप मार्केट में बेचिए। यहाँ ऑर्गेनिक हल्दी की कीमत बहुत ज़्यादा है, जैसे मेघा टर्मरिक, लखाडंग टर्मरिक यहाँ पे खेती करें, उसका कुरकुमिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, एक बहुत पॉपुलर मार्केट में जा सकता है प्रोडक्ट। और ऑर्गेनिक का लेवल लगा हुआ है तो उसके बाद तो पूछना ही नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जैसे प्रदेश सरकार ने अभी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके रंको के पास में इफ्को का एक प्लांट डेवलप किया है, जहाँ पे सारा कुछ लार्ज कार्डमम और टर्मरिक वगैरह प्रोसेस किया जाता है और वो प्रोसेस करके उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसे और स्टेट गवर्नमेंट का लेवल होने के बाद फिर उसका दाम, बहुत बढ़िया दाम मिलता है। सर, सिक्किम में जैविक खेती की सफलता में किसान प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का क्या भूमिका है? कोई भी चीज़ हो उसमें सबसे पहले तो ट्रेनिंग की तो बहुत ही ज़रूरत होती है। जब तक चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं होगा उस फील्ड में कैसे जा सकते हैं। जैसे कहीं लड़ाई हो रही तो आपको निहत्थे भेज दिया जाए लड़ाई में तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना। जी। तो ट्रेनिंग एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। नहीं तो आप देखे होंगे कि सोसाइटी में क्या होता है, हम यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं और एंड यूज़र में कुछ और मैसेज जा रहा है। जी। कम्युनिकेशन गैप होके जाता है। जी सर। तो ये ट्रेनिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अगर ट्रेंड टेक्निकल मैन पावर से आप ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें डायरेक्ट टेक्निकल से सीधे फार्मर को या एक्सटेंशन फंक्शनरीज जो हैं, मास्टर ट्रेनर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो इसलिए ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें बहुत एकदम प्रिलिमिनरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिना इसके हम आगे बढ़ना सोच भी नहीं सकते हैं सर, ये हम जानना चाहेंगे कि हिमालयी क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन का प्रमुख अनुसंधान योगदान क्या क्या है? इसमें तो हम लोगों का काफ़ी कुछ किया हुआ है, ये थोड़े समय में बताना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम लोग 2003 से जब स्टेट ऑर्गेनिक की तरफ से कदम बढ़ाया, तब से ही हम लोगों की जितनी भी रिसर्च हैं सब हमारे काउंसिल ने डाइवर्ट कर दिया कि ICAR सिक्किम सेंटर जो है वो ऑर्गेनिक के अलावा दूसरे एस्पेक्ट पे काम नहीं करेगा जी।
तो हम लोगों ने इस पीरियड में जितनी भी टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं वो सारे स्टेट को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश सिक्किम सरकार को ध्यान में रखते हुए, सिक्किम के किसानों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप की। जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो एट लेटर स्टेज बाद में चल के जो कागजात की ज़रूरत पड़ती है, तो कागजात जब मांगे गए तो हम लोगों की जो भी टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई है उसके आधार पे सिक्किम सरकार को ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा मिला है। तो एक सबसे बड़ा हम लोगों का कंट्रीब्यूशन ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी हैं जिनकी वजह से ये प्रदेश ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर हुआ है। और अभी भी कोई भी चीज़ हम करते हैं हमेशा परफेक्ट नहीं होता है, हम लोग उसी को कुछ चीज़ें अपडेट कर रहे हैं। रिसर्च मतलब उस पर कंटिन्यूअस रिसर्च चल रही है, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं उसमें, तो वो सारी चीज़ें रिवाइज टेक्नोलॉजी भी हम लोग प्रदेश सरकार को दे रहे हैं। तो और किसानों के संपर्क में भी हैं हम लोग, तो इस तरह से हम लोग अपना सहयोग कर रहे हैं सर। सर, अनुसंधान, प्रसार सेवाओं और तकनीक हस्तांतरण के माध्यम से ICAR सिक्किम किसानों की किस प्रकार से सहायता कर रहा है? अनुसंधान प्रसार सेवाओं में तो हम लोग बहुत ज़्यादा हमारे पास बजट नहीं होता, पहली चीज़ हम बता दें, लेकिन हम लोग टेक्निकली सपोर्ट करते हैं। जितने भी हमारे KVK हैं, यहाँ पे अभी 4 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अभी 4 ही हैं, 2 अभी नए आने वाले हैं। तो हमारी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको हम बताते हैं, तो उसके माध्यम केवल बताते नहीं हैं, हम जो टेक्नोलॉजी जनरेट करते हैं तो पहला तो हम अपने फार्म पे लगा के उसको जनरेट किया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, KVK के लेवल पे वो टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। KVK के फार्म में लगाई जाती है वो टेक्नोलॉजी, वहाँ पे हम लोगों के मॉनिटरिंग में वो टेक्नोलॉजी KVK के हर सेंटर पे लगाई जाती है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी आई तो उसके बाद थर्ड स्टेप में हम करते हैं वही टेक्नोलॉजी किसानों के खेत पे लगाते हैं, एक जगह, एक गांव में केवल एक जगह। वहाँ किसान हमारी टेक्नोलॉजी हमारी देख रेख में करेगा, और वो टेक्नोलॉजी अगर अच्छी आती है, तो अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाती है अच्छी, तो एक किसान ने किया है तो हर किसान वही टेक्नोलॉजी को अपने आप अपना लेता है। तो ये हमारा तरीका होता है। और इस बीच में कोई भी टेक्नोलॉजी होती है तो उसके बारे में बीच बीच में हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, फील्ड डे करवाते हैं। फील्ड डे मतलब एक जगह जो हमने तकनीकी लगाया हुआ है, अच्छी है या ख़राब है, जैसी भी है, हम चारों तरफ से किसानों को बुलाते हैं, उनको दिखाते हैं, उसको हम फील्ड डे बोलते हैं। फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया। बीच में कभी किसान का विजिट होता है तो उसमें हम लोग किसानों को वो सारी टेक्नोलॉजी अपने फार्म पे भी दिखाते हैं। और दूसरा जो इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन का बात है, जो सहूलियत किसानों को दी जाती है, तो सहूलियत का तो हम लोगों के पास कुछ मैंडेट नहीं है, उस हिसाब से केंद्र सरकार हम लोगों को पैसे नहीं देती है, वो सारी चीज़ें प्रदेश सरकार को दी जाती हैं, तो किसान लोग मैक्सिमम जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक तरीका निकाला है कि ज़्यादातर मैदानी इलाकों में जो भी संस्थान हैं उनको एक NEH प्लान करके प्रोजेक्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल। तो उसमें 10% कोई भी इंस्टीट्यूट का जो भी बजट होता है, 10% बजट दे हैव टू स्पेंड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में आपको 10% उसका बजट खर्च करना होता है। तो हम लाइजनिंग करते हैं उन इंस्टीट्यूट से, और यहाँ पे हम अपने जो डिज़ायरेबल मतलब जो इनकी ज़रूरत होती है इनपुट की, उन किसानों से हम लाइजनिंग कराते हैं और डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कराते हैं। इस तरह से हम किसानों को भी मदद करते हैं। सर, आप ICAR सिक्किम का केंद्र प्रमुख होने के नाते मेरा और श्रोताओं को भी ये जानने का आग्रह रहेगा कि क्या ICAR सिक्किम द्वारा विकसित ऐसी कोई तकनीक या नवाचार है जिनसे जैविक किसानों को विशेष लाभ मिला है? जी, हम लोगों ने पहले तो 2003 के पहले तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप किया था, लेकिन जब स्टेट ऑर्गेनिक की तरफ मुड़ा तो फिर हमें उनके हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होती थी। उसके बाद हम लोगों ने कई सारी चीज़ें 2003 के बाद कई सारी चीज़ों में इंटरवेन किया है और देखा है कि कुछ चीज़ें, कुछ टेक्नोलॉजी जो बहुत अच्छी यहाँ पे चल रही हैं अभी। जैसे हम लोगों ने एक दिया है कीवी फ्रूट का प्रोडक्शन, यहाँ पे अभी लोगों ने लेना शुरू किया है। हम लोगों के सेंटर पे कीवी फ्रूट प्रोडक्शन देख के यहाँ अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्टर्स, बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स, उन्होंने यहाँ पे देखा और वहाँ पे उन्होंने शुरू किया हमारे सेंटर में देखने के बाद। और आज के दिन में अरुणाचल प्रदेश इंडिया का लीडिंग स्टेट है जो कीवी फ्रूट प्रोडक्शन में जा रहा है।
ऐसे कीवी फ्रूट को अगर हम सिक्किम में करें मास स्केल पे तो एक बहुत बढ़िया वेंचर है, क्योंकि जैसे हमने बताया था पेरिशेबल प्रोडक्ट का कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होता है। कीवी को आप तोड़ने के बाद 2 महीने तक फेंक के भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जंगली जानवरों से इसका नुकसान केवल अक्टूबर के बाद होता है, क्योंकि जब थोड़ा सा मीठापन डेवलप शुरू होता है तब। और इसको अगर हम पहले हार्वेस्ट कर दें, मैच्योरिटी लगभग नवंबर में आती है इसकी, अगर हमने पहले तोड़ लिया इसको तो इसमें खट्टापन रहता है। आप एक बार कीवी खाएंगे फिर दूसरी बार नहीं खाएंगे, तो इसीलिए सिक्किम में ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि कीवी बढ़िया नहीं है यहाँ का। लेकिन आप उसको पूरा पकने दीजिए, पकने के बाद तोड़ के खाइए, सिक्किम की कीवी से बढ़िया कोई कीवी नहीं मिलेगी आपको। एक तो ये हो गया आपको। दूसरा है यहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता ही है। और यहाँ पे सारे किसानों के पास उस बरसात से बचने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। प्रदेश सरकार जो बांटते हैं वो ग्रीन हाउस, जो बहुत कॉस्टली होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक लो कॉस्ट रेन शेल्टर उसको बोलते हैं। अब देखिए, आप ठंडियों में आपको जब ठंडी लगेगी तो आप एक 200 रुपये का कंबल ओढ़ के भी ठंडी भगा सकते हैं, और 50,000 की जैकेट भी लगाएंगे तब भी ठंडी ही भगे। काम वैसा ही होगा जी, पर इंतजाम अलग अलग है जी। तो अभी उसमें हम लोगों ने क्या किया कि जिस एरिया को कवर करने के लिए हाईटेक ग्रीन हाउस बनाते हैं आप 50-60 लाख रुपए लग रहे हैं जी सर, उसमें हमारे इंटरवेंशन से हार्डली 10,000 रुपये में उतना एरिया कवर हो जाएगा आपको। तो उसमें आप खेती करेंगे तो मेनली बरसात के सीज़न में होता क्या है कि आपको केवल बरसात से बचाना है और धूप उसके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि पौधे का मेन खाना होता है धूप। तो ऊपर से इस तरह की ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगाइए और साइड में खुला रखिए। जैसे पूरा बंद कर देंगे तो वेंटिलेशन नहीं होगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप किया। यहाँ पे बहुत सारे किसान और इवन प्रदेश सरकार भी इसको अडॉप्ट कर रही है और इसमें अच्छा रिस्पांस मिला है। एक और क्रॉप है आपका एवोकेडो। एवोकेडो यहाँ के लिए एकदम रेजिलिएंट क्रॉप है। ये तो कुछ चीज़ें होंगी, अभी हम लोगों का ये एकदम ये प्रोसेस में चल रहा है। हर महीने हो सकता है, महीने नहीं निकला, साल में एक या इस तरह की कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ फसलें ऐसी मिल जाती हैं जो हमारे यहाँ के लिए अच्छी होती हैं। जैसे एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग धान काटने के बाद खेत को ऐसे बाँझे छोड़ देते हैं, मतलब फैलो लैंड छोड़ देते हैं, जी। कुछ नहीं लगाते हैं। लेकिन हम लोगों ने अभी देखा है कि हमारे IIOR से कोलैबोरेटिव रिसर्च हम लोगों ने यहाँ पे किया है, तो देखा है धान काटने के बाद सरसों आप छींट के लगा देते हैं तो उसमें तिलहनी फसलें आती है, तेल वाली फसलें आती हैं, और उसको अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं, बिना पानी के भी हो जाता है। तो ठंडियों में एक और एडिशनल फसल आप ले रहे हैं। इसी तरह और भी कई सारी फसलें हम देख रहे हैं जो और ऑर्गेनिक सिस्टम में और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन हैं आपके ICAR सिक्किम सेंटर के सर। सर, काफ़ी दिनों से हम हर अखबार में एक खेत बचाओ अभियान का कोई ना कोई न्यूज़ देख ही रहे हैं। सर, आपसे सिंस यू आर अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, आपसे जानने का आग्रह रहेगा कि खेत बचाओ अभियान का मूल अवधारणा क्या है और ये टिकाऊ कृषि के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। खेत बचाओ अभियान जैसे अभी ज़्यादातर ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में फर्टिलाइज़र का मिसयूज़ हो रहा है। जैसे साइंटिस्ट बताते हैं कि इसमें 1% स्प्रे करना है। किसान के पास जब वो जाता है या दूसरे, जैसे हमने बताया था कम्युनिकेशन गैप होता है, तो उसके बाद इतना ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होना शुरू होता है कि वो नुकसान करता है। शुरू में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो हमारा व्हीट की जो वेराइटीज़ हैं उसके साथ में फर्टिलाइज़र ज़रूरी था, क्योंकि बिना उसके अच्छा रिस्पांस नहीं मिल सकता था। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई। लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ, खेतों में हम यूरिया DAP ये सब यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि खेत की जो मिट्टी है धीरे धीरे मरने लगती है। अच्छा। पहले साल आपने 1 किलो जहाँ पे यूरिया या DAP डाला, जितना उत्पादन हुआ बहुत अच्छा उत्पादन होगा, उसी को अब 2 साल के बाद कंटिन्यूस आप यूज़ करेंगे और यूरिया DAP डालने से आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पैदावार हो रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या जान खत्म हो रहा है, मिट्टी की जान खत्म हो रही है। 10-15 साल 20 साल के बाद उस मिट्टी में से आप
जहाँ 1 किलो डाल रहे थे वहाँ 50 किलो डालेंगे तो भी उतना जो शुरू में उत्पादन मिला था वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी की पूरी शक्ति निकल रही है, एकदम निर्जीव हो चुकी है। तो अभी इसको बचाने के लिए हमारा ये भारत सरकार का एक प्रयास है कि हम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे करें कि अभी वेंटिलेटर पे है हमारी ज़्यादातर भारत की मिट्टी, तो उसको हम कैसे बचा के ले आएँ, तो उसके क्या क्या तरीके हैं, उसमें इंटरवेंशन तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम कर सकते हैं। तो जैसे ग्रीन मैन्योरिंग, ढैंचा लगाते हैं, उसकी प्लॉइंग कर देते हैं, पानी भर के छोड़ देते हैं, सड़ के वो उसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है और भी सारे न्यूट्रिएंट ऐड होते हैं। क्रॉप रोटेशन, ये बेसिक चीज़ें हैं। जैसे अदुआ किसी खेत में लगाया है तो नेक्स्ट 3 साल के लिए उसी खेत में आपको अदुआ नहीं लगाना है। और खेत बनाते समय ये हमारी टेरेस पे सारी ज़मीनें हैं, मिट्टी हैं, तो इस तरह से अदुआ में खेती करते समय ये मिट्टी की तैयारी करनी है कि बरसात होने के 5 मिनट के अंदर में सारा पानी वहाँ से निकल जाए, जो यहाँ पे ना रुके, तो वो फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, बैक्टीरियल विल्ट वगैरह ये सब जो आती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैसे हम कम से कम, अभी ये जो अभियान चल रहा है खेत बचाओ अभियान, इसमें कम से कम फर्टिलाइज़र का यूज़ करना। ये अभियान मेनली ये, हालांकि इसमें हमारा प्रदेश तो एकदम ब्लेस्ड है कि हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ भी नहीं करते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य है कि फर्टिलाइज़र पे निर्भरता जो है उसके हमारे जो आसपास में चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे कैसे पूरी की जाए, और खेत को वेंटिलेटर पे जो है उसको बढ़िया से थोड़ा हेल्दी बना के मिट्टी को लाया जाए, तो कम से कम चीज़ों में अच्छा उत्पादन हमें मिल जाए। तो इसीलिए इस अभियान का नाम दिया गया है खेत बचाओ अभियान। सर, क्या जैविक खेती खेत बचाओ अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है? आपका क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल। जो ऑर्गेनिक का बेसिक प्रिंसिपल ही है कि मिट्टी को, आदमी के हेल्थ को, इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट को, सबको बैलेंस करते हुए चलना है। तो खेत तो अपने आप ही उसमें आ जाता है कि खेत को बचा, पूरे एनवायरनमेंट का ध्यान रखना हमें। उसमें मिट्टी का स्वास्थ्य तो सबसे ज़रूरी होता है। तो ऑर्गेनिक का एक पिलर ही है मिट्टी का स्वास्थ्य। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग 100% सपोर्ट करता है खेत बचाओ अभियान, इस अभियान को। सर, जैसे हम सबको पता है कि हर बड़ा काम के रास्ते में कुछ ना कुछ बाधाएं, कुछ ना कुछ चुनौतियां आना नॉर्मल है और काफ़ी नॉर्मल है। जी जी। तो सर, ये जानना चाहेंगे कि सिक्किम जैसे सफलता की कहानियों के बावजूद भी पूरा भारत में जैविक खेती के विस्तार में कौन कौन सी चुनौतियां अभी भी मौजूद है बोल के आपको लगता है? इसमें कई सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। पहले तो ये बोलते हैं कि अगर हम जैविक में जाएंगे तो जितना जैविक में प्रोडक्शन होगा उससे हम अपनी जनता का पेट भी नहीं भर पाएंगे। अच्छा, पहली चीज़ तो एक बार में जाने से इसमें तो हो नहीं सकता है जैविक का। जैविक स्पेशली अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में क्या है, इस तरह की जो फर्टिलाइजर्स और इस केमिकल्स हैं इनको यूज़ नहीं किया है। लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए किया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो एक एग्रीकल्चर का बिजनेस मॉड्यूल है जी, जो टोटली बिजनेस ओरिएंटेड है और इसमें सर्टिफिकेशन है, पूरा एकदम वेल प्लान्ड सब कुछ है। लेकिन उसका एक आप बोल सकते हैं कि लोअर वर्जन नेचुरल फार्मिंग है जिसमें इनपुट भी कम लगता है और उसमें खर्चे भी कम होते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक नहीं भी हो सकता है तो नेचुरल फार्मिंग एक बढ़िया ऑप्शन है जिसकी वजह से आप अपने नेचर को, अपने आदमियों का, अपने जानवरों का, पूरा मिट्टी का, सबका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो उस एस्पेक्ट में नेचुरल फार्मिंग एक बढ़िया स्टेप हो सकता है। सर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार गठन करने के बाद डिजिटलाइजेशन का जो आपका बढ़ोतरी हर सेक्टर में देखने को मिला है और जाहिर सी बात है कृषि भी उनमें शामिल है। तो सर, डिजिटल कृषि, फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसेस और ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैविक कृषि परिस्थितिकी तंत्र को कैसे मजबूत कर सकता है? इनका सबका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। अभी देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत रिमोट एरिया में कोई किसान बैठा हुआ है, उसको मार्केट कहाँ से मिलेगी?
डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो रिमोट में बैठे हुए भी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकता है जी। एक दो बार। मान लीजिए अभी कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हैं, उनके थ्रू वो सिक्किम के रिमोट एरिया से कहीं बहुत वीआईपी एरिया में पहुंच सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड वैसे ही जगहों पे होती है। उनको पता नहीं, अगर ये जो प्लेटफॉर्म हैं, इन प्लेटफॉर्म की वजह से कोई भी किसान और इवन हमारे प्रदेश सरकार के जितने प्रोडक्ट हैं ये भी जा सकते हैं। और डिजिटल एग्रीकल्चर तो आप बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए सही से उपयोग अगर किया जाए तो उससे बहुत फ़ायदे हैं। आज के दिन में हम लोग सेंसर बेस्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं। खेत में अगर कहीं पे पानी की कमी है, सेंसर उसको सेंस कर लेगा कि हाँ इसमें नमी बहुत कम है, तुरंत इरिगेशन सिस्टम चालू हो जाएगा और उस पौधे में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। तो इस तरह बहुत सारे उपयोग हैं। अभी ड्रोन का उपयोग हो रहा है, आप देख रहे हैं कि मैदानी इलाकों में कोई भी इरिगेशन करना है, स्प्रे करना है, तो बस ड्रोन में इंसेक्टिसाइड वगैरह भरते हैं, बड़े बड़े ऑर्चर्ड हैं, उसको ऊपर से स्प्रे कर दिया। आपको नीचे से पूरा मास्क लगा के ह्यूमन सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रखना, ऊपर से पूरा एक बार में बहुत कम मैन पावर में बहुत ज़्यादा चीज़ें और हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। डिजिटली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस फील्ड में। श्रोताओं, हम धीरे धीरे इस अंतर्वार्ता का आखिरी मुहिम तक बढ़ रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे भारत में जैविक खेती के भविष्य के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है और इस यात्रा में सिक्किम का क्या भूमिका होगा? सिक्किम तो इस यात्रा में एक लीडर के रूप में काम करना चाहिए और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इससे जुड़े रहे हैं शुरू के दिनों से ही। तो अगर आप जैविक खेती में नहीं जाते हैं तो भी घूम फिर के आपको वहीं आना है, क्योंकि अब देखिए, आप आज के दिन में पंजाब की हालत देख लीजिए। पंजाब के मिट्टी की क्या हालत है, जहाँ पे वो 1 किलो खाद में अगर 1 क्विंटल के करीब गेहूँ उगाते थे, आज उसी में अगर 1 बोरा भी खाद डाल रहे हैं तो उतना उत्पादन नहीं मिलता। तो ठीक है, आज के दिन में आपको फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल के अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन ये बहुत सस्टेनेबल नहीं होगा। जो सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ खेती बोलते हैं हम, ये सारी चीज़ें नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही डिपेंड है। और ये ऑर्गेनिक, नेचुरल, ये सब मान लीजिए अगर आपके यहाँ पे अलाउड भी है अगर फर्टिलाइज़र वगैरह, तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको बैलेंस्ड करके यूज़ करना चाहिए। जो ICAR ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, उसमें आप ज़रूरत के हिसाब से सॉयल हेल्थ कार्ड को देखिए और उस मिट्टी में क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से कितना न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपका FYM वगैरह इस तरह के ऑर्गेनिक इनपुट यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इनऑर्गेनिक ये बहुत ज़्यादा थोड़ा कम करें, इनऑर्गेनिक हल्का सा ऐड कर देंगे तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब नहीं होगा, पौधे को भी पूरा पोषण मिलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालें, उसमें जितनी ज़रूरत है बस उतना डाला जाता है और ऑर्गेनिक इनपुट के साथ में डाला जाता है, जिससे मिट्टी की सेहत ख़राब नहीं होती है और जो फसल आती है उसमें उतना नुकसान नहीं करता है फिर इसमें। तो अगर ऑल ओवर इंडिया में अभी जो हमारा मुहिम चल रहा है खेत बचाओ, वो वही है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ही है। इसमें क्या है कि और जगहों पे जहाँ पे फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसकी डिपेंडेंसी हमें कम करना है, कम से कम, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक इनपुट ऐड करना ही करना है आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक इनपुट नहीं अगर डाल देंगे तो केवल फर्टिलाइजर डालते जाएंगे तो मिट्टी डेड हो जाएगी। सर, इस अंतर्वार्ता का आखिरी सवाल आपसे, इस अवसर पर आप किसानों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और युवाओं को जैविक खेती एवं सतत कृषि के संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारा चैनल से? मैं तो स्पेशली सिक्किम में काम किया हूँ, तो ज़्यादातर मैं बोलना चाहूँगा कि सिक्किम में ही अगर ये मैसेज आए तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा एक ही कंसर्न है, जो किसान पैदा करते हैं उसमें इस उद्देश्य के साथ पैदा करते हैं कि वहाँ से उनको एक अच्छी खासी आमदनी मिलेगी। तो हमें कुछ फसलें जो ऐसी हैं जिनको प्रमोट करना है वो ऐसी हों कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करे। फ़ायदा तभी करेगी जब उसको ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं आप स्टोर करके। ये नहीं कि मार्केट में निगोशिएशन कर रहे हैं, आज ही बिक जाए वो तो दाम मिलेगा, नहीं तो उसको अगर कल बेचना पड़े तो कल भी दाम मिलना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को हमने लेना चाहिए, जिसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, इस तरह के
उस तरह के नहीं है, तो बाकी और चीज़ें जो ज़्यादा हो रही हैं उनको हम प्रोसेस करके मार्केट में निकालें, जो काफ़ी दिनों तक लोगों को अवेलेबल रहे डिस्टेंट मार्केटिंग के लिए भी। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान रखते हुए हम अपनी रिसर्च को, अपने एक्सटेंशन वर्क और खेती में जो भी चल रहा है ऑर्गेनिक में यहाँ पे, उसको हम करते हैं, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वेरी गुड। सर, अंत में आपको फिर एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे। आपका बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर हमारे स्टेशन में आपने समय दिया है। श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे एक आकर्षक अंतर्वार्ता 12 साल नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट के अंडर में ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो रेवोल्यूशन विद स्पेशल फोकस टू सिक्किम। हमारे साथ इस अंतर्वार्ता में जुड़े हुए थे डॉक्टर अशोक कुमार, केंद्र प्रमुख, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र सिक्किम। फिर मिलेंगे अगली अंतर्वार्ता में। नमस्कार।